बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से सारे ठीक होंगे। और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंसेस को कंप्लीट किया। प्रेजेंट टेंसेस में हमने क्या सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट टेंस। तो उनके एक्टिव वॉइस भी हमने सीखे हैं और उनके पैसिव वॉइस भी सीखे हैं। इनके एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना और पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना। होप्स हो कि आपने वो तमाम वीडियो सुनी होंगी और समझ ली होंगी। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। इसमें हम वो तमाम वो एक्शंस बयान करेंगे जो आज से पहले हो गए। और इस टेंस की खूबसूरती ये भी है कि बचपन से लेकर अब तक, यानी कि किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ को आप एक्सप्रेस करना चाहें तो आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने वर्ब्स पढ़े थे तो उसमें हमने वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पढ़ी थी तो हमारे पास एक फॉर्म थी जिसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, और हम उसको क्या आमतौर पर क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। और जब हम उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं या पास्ट फॉर्म कहते हैं तो इट मीन्स कि ये वाहिद टेंस है। जितने भी टेंसेज हैं उन तमाम में ये वाहिद टेंस है जिसमें हम जब सेंटेंस को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम V2 इस्तेमाल करते हैं, इनके वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और आपको इससे पहले मैं बता चुका था कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके बाद अगर कोई टेंस यूज़ होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस को भी आपने इंतहाई तवज्जो के साथ, अटेंशन के साथ सीखना है, और होप्स हो कि लेक्चर के बाद आप इस टेंस को भी समझ चुके होंगे। और अब मैं मूव कर रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से थोड़ा सा टच ज़रूर दूंगा कि प्रेजेंट में क्या होता था हमारे पास। जब हम प्रेजेंट की बात करते थे, जब हम किसकी बात करते थे, प्रेजेंट की, तो उधर होता था व्हाट हैपन्स। व्हाट हैपन्स यानी कि क्या होता है। तो उसमें हमारी डेली लाइफ की जितने भी मतलब एक्टिविटीज़ होती थी उनको हम बयान करते थे व्हाट हैपन्स। जिस तरह हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें उसमें हमने सीखा है मैं चाय पीता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सीखा है मैं चाय पी रहा हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा है मैं चाय पी चुका हूँ। अब इधर जब देखते हैं व्हाट हैपन्स, ये किस चीज़ को शो करता है, प्रेजेंट को। अगर इसी की जगह मैं एस काट के यहाँ पे ed लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन्ड यानी क्या हुआ। व्हाट हैपन्ड यानी कि क्या हुआ। जब हम बात करेंगे क्या हुआ तो इट मीन्स कि वो हमारा जो भी एक्शन होगा वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, पास्ट के टाइम में चला जाएगा। जब वो पास्ट में चला जाएगा तो हम अपने तमाम वो एक्शंस जो आज से पहले हो गए तो वो हम किस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, उनके रूल्स पढ़ेंगे हम, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इनके इसका एक्टिव पढ़ेंगे और इसका पैसिव पढ़ेंगे। और लेक्चर के बाद यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। होप सो you are getting me. Now I am going to write first of all कि what is the recognition of past indefinite tense। हमने past indefinite tense को कैसे पहचानना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आप past indefinite tense को पहचानो और अच्छे तरीके से पहचानो। कि कैसे पहचानेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये एक सेंटेंस अर्डो लैंग्वेज में है, मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कोई और टेंस है। अब पता चलेगा आपको कि इसकी पहचान क्या है। इसको हमने उर्दू लैंग्वेज हमारी है, इसमें 2-3 तरह से हमने इसको देखना है और उसके बाद खुद ब खुद हमें इसकी पहचान का आइडिया हो जाएगा कि इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉग्निशन। इसका मतलब ऑलरेडी आपके इल्म में है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन से मुराद क्या होता है, पहचान। आपने अक्सर सुना होगा डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या आपने उसे पहचाना।
तो अगर आपसे पूछे कि डिड यू रिकॉग्नाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचाना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने कैसे पहचाना है, अपनी नेशनल लैंग्वेज में और फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आप इंग्लिश लैंग्वेज जो सीख रहे हो उसमें कैसे पहचानना है। इनके दोनों लैंग्वेजेस को आपने क्या करना है, एट द सेम टाइम मद्देनज़र रखना है कि उर्दू लैंग्वेज में किस तरह के सेंटेंसेस हों तो हमें किस उसको ट्रांसलेट करना पड़ जाए तो हमें फ़ौरन किस टेंस के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अगर इसी तरह इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा हो, हमें कह दिया जाए कि ये पहचानो ये किस टेंस का फिक्रा है या इसको ट्रांसलेट करो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम उसको ट्रांसलेट करें तो ये जो इसका रिजल्ट निकले वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। अंडरस्टूड? तो होप सो कि आप इसको सीख लेंगे इंशाल्लाह। रिकॉग्निशन से मुराद क्या है, पहचान। हमने इसको पहचानना है। सबसे पहले आपने एक सुना होगा ता, था, ती, थी और थे। ये था हमारे पास क्या, ता था, ती थी, ते थे। जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, ता है, ती है, ते हैं। वो जो है था उसकी वजह से हमें पता चला कि वो क्या था, प्रेजेंट है। अब ये ता था आ गया तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वही एक्शन अगर हमें पास्ट में बयान करना पड़े तो वहाँ हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह उधर क्या था, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, मैं नाश्ता करता था। और दूसरी इसकी पहचान ये है, दूसरे नंबर पे इसकी जो पहचान है वो क्या है, या, ये भी इसी टेंस की पहचान है। मतलब मैं कहता हूँ मैं लाहौर गया, मैं कराची गया, राइट, मैंने खाना खाया। जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो यूँ समझें कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे मूव करता हूँ इसकी तीसरी पहचान के लिए। वो बेसिकली क्या है कि सेंटेंस के एंड पर सिर्फ क्या आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा। अलिफ से मुराद इनकी, ये अलिफ हो गया फ़र्ज़ करें तो इसके आगे मैं एक लफ्ज़ लिख देता हूँ, मारा, खेला, एट्सेट्रा। मारा, खेला, एट्सेट्रा, इनके बैठा। अब ये वो तीन पहचाने हैं जिनका ताल्लुक किस टेंस के साथ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। इनके उर्दू में सेंटेंस ये आ जाए, मैं नाश्ता करता था, दूसरा क्या आ जाए, मैंने नाश्ता किया, या, और उसके बाद देखें अलिफ जो आया, मैंने उसे मारा या उसने मुझे मारा, राइट, मैंने मैच खेला या उसने मैच खेला। आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है। ये देखें, ये भी अलिफ है और ये भी क्या है, अलिफ है। ये बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम जिस सिस्टम में हम पढ़ रहे होते हैं उस सिस्टम से जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए रुकावट बन जाती हैं। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं हमने सिर्फ ये चीज़ पढ़ी होती है, ये दो चीज़ें इग्नोर की होती हैं, और फिर जब कोई सेंटेंस इस तरह का आ जाए कि उसने मुझे मारा, इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, सॉरी इसको उर्दू में, सॉरी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इनकी इसकी इंग्लिश बनाएं, तो फिर हम क्या कर जाते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये इस तरह की चीज़ तो हमने कोई नहीं पढ़ी हुई, पता नहीं किस इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है। फिर इसलिए बताने का मकसद, ये अलिफ बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस के आखिर में इनकी सिर्फ अलिफ आ जाता है तो उसका ताल्लुक भी किस टेंस के साथ होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ होगा। ये तो मैंने उर्दू के ऊपर स्ट्रेस दिया है, लेकिन जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, हमेशा के लिए जहन में रखनी है, आपने पहचानना होगा टाइम। इनके मैं कहता हूँ मैंने मैच खेला तो इट मीन्स कि वो एक्शन हो गया। मैं कहता हूँ मैंने खाना खाया तो इट मीन्स कि मैंने खाना खा लिया। इसी तरह मतलब वो कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाते आती हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो कि फ़ौरन से आप टाइम को पहचान लो, यार आया कि इस टाइम का ताल्लुक किस टेंस के साथ है, प्रेजेंट के साथ है, पास्ट के साथ है। खुद बहुत थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको पता चल जाएगा टाइम का। जैसे ही टाइम का आपको पता चलेगा तो इसके रूल्स आपने सामने रख लेने हैं। अब रूल्स क्या हैं, पहले तो हमने पता चल गया रिकॉग्निशन, दूसरी चीज़ कौन सी हमारे पास है, वर्ब। दूसरी चीज़ कौन सी हमारे पास है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, वर्ब। अब वर्ब मैं यहाँ पे फर्ज करने लिखता हूँ वर्ब, तो वर्ब की हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, V2 मैंने आपको पहले बताया था वर्ब की इनके सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म से मुराद क्या है, यानी कि इसका जो असल नाम है वो क्या है, पास्ट फॉर्म। तो कोई भी सेंटेंस या आपका पॉजिटिव हो और उसमें मेन वर्ब जो होगा, मेन एक्शन जो आपका होगा, उसके हम V2 इस्तेमाल करेंगे। और जब हम सेंटेंसेस को क्या कर देंगे, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव कर देंगे, तो उस वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी।
हमारे पास तीसरी चीज़ क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक वाहिद हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, डिड, राइट। तो हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, रिकॉग्निशन, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब। रिकॉग्निशन की तरफ जाएं तो आपके सामने ये पहचानें सारी लिखी हुई हैं, उर्दू फिक्रा होगा, उसके एंड पे अगर इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो सीधे सीधे आप कांटेक्ट कर लें किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। उसके बाद वर्ब आ जाता है। अब वर्ब की हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म, ये भी आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल फिक्रा बनाएंगे, जो स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी उसमें मेन वर्ब को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड फॉर्म में, ठीक है जी। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाता है डिड, और डिड के भी दो फंक्शंस हैं। एक तो जो हमारे पास डू एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, करना। अब इसकी जब सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं तो क्या बनती है, डिड। थर्ड क्या होती है, डन। फोर्थ क्या होती है, डूइंग। अब देखना यह है कि यहाँ पे डिड है तो ये डू की ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो हमें डिड को डिड ही कंसिडर करना है। और आगे हमने क्या करना है, ये जो V2 हमने लगाया था पॉजिटिव में, लेकिन जब हम नेगेटिव में बनाएंगे या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डिड के बाद हम V1 कर देंगे। इनके डिड के फौरन बाद कौन सी फॉर्म हो जाएगी, V1। यानी कि V2 किस में आ गई, V1 में। उसकी वजह क्या है, पीछे डिड है, डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो इस वजह से डिड जब भी आएगा, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, डिड जिस सेंटेंस के अंदर आप देख लें उसके बाद जो वर्ब होगा वो अपनी बेस फॉर्म में होगा, अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो यू कैन इजीली मेंशन दैट इन द एंड ऑफ ऑल सेंटेंसेस देयर इज ता था, ती थी, ते थे, और या, ये, और अलिफ, मारा, खेला, etc. This is the recognition of past indefinite tense. Soon after this, if any person questions you which form of the verb is used in past indefinite tense, so very simple answer, second form of the verb is used in past indefinite tense, or past form is used in past indefinite tense, right? After that, any person can question you that when to use V2. So you must mention that when we are going to convert a sentence into positive. If sentence is positive, if statement is positive, we have to make the use of second form of the verb. And after that, a person can question you when we have to transfer positive sentence into negative or interrogative, then which form of the verb will be used. So at that stage you need to mention that helping verb did is used in negative as well as in interrogative, and soon after did we will always use V1, I mean to say first form of the verb. So this is what which is all about rules of past indefinite tense. अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे दोनों तरह से, इसका एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और इसका पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ कि एक तरफ हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव, और एक तरफ हमारे पास स्ट्रक्चर होगा पैसिव। अब एक्टिव स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, एक्टिव स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा सब्जेक्ट, इनके जब सेंटेंस को हम क्या बनाना है, पॉजिटिव। सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने तकरीबन हर टेंस में डिस्कस किया है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। तो हमारा एक्टिव में जो हमारा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, डूअर के ऊपर होता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है V2, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, राइट। ये तीन चीज़ें आपने क्या रखनी है याद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में।
और उसके बाद इसी को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके एक्टिव में तो हमने रूल्स पढ़े हैं, कौन से थे हमारे पास। इसकी पहचान हमने पढ़ी, पहचान एक्टिव में भी वही है, पहचान पैसिव में भी वही है। उसके बाद एक्टिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब था वो क्या था हमारे पास, डिड। और पैसिव में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे वो क्या होंगे, वाज और वर, वाज और वर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे चेंज हो गए। एक्टिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था डिड, पैसिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, वाज और वर। इसी तरह अगर आपको याद हो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसके एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास डू और डज, लेकिन जब उसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया था तो उस वक्त हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गए थे इज़, एम, आर, क्योंकि वो बी की प्रेजेंट फॉर्म्स थी और ये बी की कौन सी फॉर्म्स हैं, पास्ट फॉर्म्स हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं हम, थ्री, यानी कि पैसिव जितने भी हैं हमेशा हम उनमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, V3 इस्तेमाल करेंगे, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन अ सेंस ये इस पैसिव में बेसिकली ये समझे एक तरीके से सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन हमने जो देखा हुआ है समझा हुआ है उसके मुताबिक क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज और वर, इनमें से कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे वाज आएगा, यहाँ पे वर आएगा। देखिए यहाँ पे आप नोट कर लें बेशक कि अगर आ जाता है फिक्रा आई, ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर चीज़ आ जाती है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। इनके आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और अली वॉज। अली की जगह मोबाइल भी आ सकता है, चेयर भी आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होना चाहिए, चाहे वो चीज़ का नाम है, चाहे वो जगह का नाम है, चाहे वो किसी बंदे का नाम है। राइट, आई आप देख लें एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव में हमने पढ़ा था तो आई, अगर आई के साथ क्या चीज़ लगती थी, एम, लेकिन पास्ट में क्या लगेगी, वज। ही के साथ वज, शी के साथ वज, इट के साथ वज और अली के साथ वज। अब बाकी क्या है हमारे पास, वी, यू, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम, अली एंड उमर, ये नाम आ जाएं तो हम क्या लगाएंगे, वर। इधर हमारे पास क्या है, वाज, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर। तो आपने सिंपली ये चीज़ याद रखनी है कि सिंगुलर चीज़ों के साथ हम क्या करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल्स के साथ क्या करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड पर्सन यू जो होता है, चाहे आगे आपका एक बंदे के साथ बात कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा बंदों के साथ बात कर रहे हैं, उस सूरत में भी आप क्या लगाएंगे, हर सूरत में आप वर का इस्तेमाल करेंगे। गॉट यू माई पॉइंट, होप सो यू आर गेटिंग इट। उसके बाद हम मूव कर रहा हूँ मैं, ये देखिए हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर था, पॉजिटिव एक्टिव का, और अभी हम जंप कर रहे थे किसकी तरफ, पैसिव्स की तरफ। अभी हमारा इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं, वाज और वर, ये बी की पास्ट फॉर्म्स होती हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा V3, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, 3, यानी कि थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस, राइट। फिर हम मूव करता हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट लिखूँगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखूँगा, और उसके बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट के बाद V1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें हमने V2 का इस्तेमाल किया, और जैसे ही हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आए तो V1 हो गया। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि हमारे पास एक्टिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। जब डिड हमें पता है कि ऑलरेडी डू की ये सेकंड फॉर्म होती है, और डिड के बाद जो भी मेन वर्ब होगा वो हमेशा अपनी बेस फॉर्म में होगा, अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा। अब देखें कि इधर V2 था, इधर हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड, तो डिड के बाद ये जो भी वर्ब होगा वो कौन सी होगा,
फर्स्ट फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में नहीं होगा। ये पक्का पक्का याद रख लें आप, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, जब इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बन जाएंगे और अच्छी इंग्लिश लिखने वाले बन जाएंगे। उसके बाद पैसिव की तरफ मूव होता हूँ। पैसिव में जब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या होगा, नॉट। नॉट के बाद क्या होगा, V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। इधर देखें, हमने कोई चेंज नहीं देखा, सिर्फ चेंज यही है कि नेगेटिव की जगह नेगेटिव है तो उसको मेंशन करने के लिए हमने क्या लगा दिया है, नॉट। और उसके बाद इधर देखें, जब इसका बनाएंगे हम कौन सा, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का आपको पता है, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद V1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। और इसी तरह देखिए इधर भी V1 आया, क्यों, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर भी डिड मौजूद है। और उसके बाद देखें इधर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, V3, और उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, राइट। और उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ आपको नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ये नॉट है, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट। और इसका जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, उसके बाद नॉट। जब इनको पढ़ेंगे या बोलेंगे तो हम इनको मर्ज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट, और उसके बाद V1, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है, वो क्या मिस की है हमने, नॉट तो लिखा लेकिन उसके बाद V1 हम लिखना भूल गए थे, राइट। तो अब देखें, ये ट्रेडिशनल एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली मॉडर्न है, बोलचाल में इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इधर देखें नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, V3, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका जो मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरफ अगर आप जाएं तो इसमें हमने कौन सा, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नॉट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नॉट, और नॉट के बाद V3। इसी तरह इधर जाएं आप तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद V3 प्लस बाय, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा तेज़ी से लिखने की वजह यही है कि इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आप तकरीबन हर टेंस में पढ़ चुके हैं। सिर्फ चंद चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से वेरी करती हैं। वो स्ट्रक्चर्स में तो बहुत कम चीज़ें जो होती हैं वो वेरी करती हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे, वो टेंस के हिसाब से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होती हैं, लेकिन पैसिव में सेम रहती हैं, लेकिन एक्टिव में फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती हैं, वो टेंस टू टेंस चेंज होती रहती हैं, राइट। अब देखते हैं हम मज़ीद कि इनको सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे। एक ही सेंटेंस जो हमने पहले टेंस में लिया, फिर दूसरे में लिया, फिर तीसरे में लिया, और आज के इस टेंस में भी हम क्या करेंगे, वही सेंटेंस लेंगे। उधर था मैं चाय पीता हूँ, इधर मैं लिखूँगा मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, या मैंने चाय ली। अब इसकी हमने बनानी है इंग्लिश। तो अब क्या होगा, सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। आपके सामने है कि हमने एक्टिव में किसके ऊपर फोकस करना है, सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। आई, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, टुक। अब टुक किसकी सेकंड फॉर्म है, टेक की। उधर था आई टेक टी, तो इधर क्या हो जाएगा, आई टुक टी। सिर्फ हमारे देखें ये चीज़ उधर भी मौजूद थी, लेकिन सिर्फ हमने जो चीज़ बदली है वो ये फॉर्म बदली है। उधर फर्स्ट फॉर्म थी और इधर क्या है, सेकंड फॉर्म है। यानी उधर से मुराद क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसी का हम पैसिव बनाते हैं तो टी क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने यहाँ पे लिखा था इज़, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाज, टी वाज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
उधर टेकन था, इधर भी टेकन है, उसके बाद क्या है, बाय मी, राइट। आई की जगह आई किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मी में हो जाएगा, तो टी वॉज टेकन बाय मी। इधर देखें, मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, डिड आ गया है तो डिड के बाद हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट टेक हो जाएगा, आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं ली या मैंने चाय नहीं पी, तो इधर क्या हो जाएगा, टी वॉज नॉट टेकन बाय मी, टी वॉज नॉट टेकन बाय मी। अब देखें, आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो एक माइनर सा डिफरेंस नज़र आएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इंशाल्लाह जब ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको तमाम टेंसेस का कंपैरिजन भी पढ़ाया जाएगा कि तमाम टेंसेस को हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर आप बिल्कुल सीख जाएंगे, ये तो चीज़ मुश्किल ही नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद इसका नेगेटिव जब बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड आई टेक टी, डिड आई टेक टी। अब देखें, डिड आई फर्स्ट फॉर्म टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया टी, डिड आई टेक टी, आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो इधर क्या हो जाएगा, वाज टी टेकन बाय मी। इधर हमारे पास जाते हैं हम, तो मैं कहता हूँ डिड आई नॉट टेक टी, डिड आई नॉट टेक टी, क्या मैंने चाय नहीं ली। तो इधर जब पैसिव में इसी सेंटेंस को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज टी नॉट टेकन बाय मी, वाज टी नॉट टेकन बाय मी, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखें, ये चीज़ आपके बिल्कुल सामने है कि हमने सिर्फ थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस करके टाइम की वजह से, क्योंकि ये पास्ट का टाइम था, उसके हिसाब से हमने इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लिखा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव में सेंटेंस किस तरह बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और इसका पैसिव में किस तरह बनता है। ये चीज़ें दो याद रख लेनी है लाजमी आपने, क्योंकि ये चीज़ें आपको पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के काम आएंगी। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और मज़ीद हम आगे कैरी ऑन करेंगे इसकी प्रैक्टिस को।